वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अभी हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के यूनिट 8 आईसीटी का एक सब टॉपिक है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इंडियन स्पेस रिसर्च को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और हम लोग पेपर 1 को कंप्लीट करेंगे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से। और हमारा टारगेट है जून जुलाई में जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला यूजीसी नेट जेआरएफ का, उसमें आपको जेआरएफ रैंक दिलाना, ये मेरा प्रयास है। और इस प्रयास में मैंने जो टारगेट बनाया है, हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेस्ट बुक है जो पेपर 1 का केवीएस मदान को मैं फोकस कर रहा हूँ और इसे कंप्लीट कराऊंगा आप सभी को आने वाले सभी वीडियोज़ के माध्यम से। जून जुलाई 2022 के यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और हमारा बेस्ट बुक होगा केवीएस मदान। कहा जाता है कि 10 बुक को पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ना, और यही मेरे सफलता का राज है। मैंने 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है, 1 टाइम नेट क्वालिफाई किया है, और हाल ही में मैंने पीएचडी भी पूरी की है। तो मेरा टारगेट यही रहा, मेरा थीम यही रहा है, तो मैं इसी को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इंडियन स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में जो हमारा सबसे बड़ा इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारा इसरो का पूरा फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म हो गया, पूरा नाम हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो हम लोग इसरो के बारे में भी बात करेंगे। आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये भी बन सकता है, अंतरिक्ष कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में सबसे बड़ा संस्था का नाम क्या है? तो इसरो। भारतीय अंतरिक्ष आयोग के अधीन कार्यरत इसरो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य कार्य अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करना और विकास करना, ये इसका मुख्य कार्य है। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसरो का गठन कब हुआ था? ये भी पूछा जाएगा। इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। तो 2-3 प्रश्न अभी हमारे सामने निकल कर आ रहा है। इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु। इसका गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके इसका गठन किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा इसरो का पूर्ववर्ती नाम क्या था, मतलब इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति, उसे ही परिवर्तित करके उसका पुनर्गठन करके इसरो बना दिया गया 15 अगस्त 1969 को, यानी 15 अगस्त 1969 को भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का नाम चेंज करके इसरो कर दिया गया। इसरो ने अपने कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए दो प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। दो उसका सिस्टम है अंतरिक्ष कार्यक्रम का, जिसे हम लोग देखेंगे। पहला है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। पहला है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, जिसे हम लोग इनसैट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसैट का फुल फॉर्म हो गया INS, जो हमारा इधर INSAT है। तो IN से हो गया हमारा इंडियन नेशनल, और SAT से सैटेलाइट। इसे दो भागों में अगर हम बांट दें तो IN जो हमारा है, IN से हो गया हमारा इंडियन नेशनल, IN से हो गया इंडियन नेशनल, और SAT से हो गया उससे सैटेलाइट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम पहला है, जिसको कहते हैं कि संचार उपग्रह भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, जो कि संचार के लिए मुख्य रूप से इसका काम किसमें है? कम्युनिकेशन में, संचार में। जो हम लोग समाचार या न्यूज, कोई भी जानकारी मिलती है देश दुनिया के बारे में, वो
इनसैट उपग्रह के माध्यम से मिलती है। आपसे ये पूछा जाएगा दूर संचार के क्षेत्र में उपयोगी कौन सी इसरो की प्रणाली है, तो इनसैट, जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, भू स्थिर उपग्रह। हम लोग जानते हैं भू स्थिर कक्षा 36,000 किलोमीटर, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा है, वहीं पर इन उपग्रहों को स्थापित किया जाता है और जो हमें आवश्यक संचार प्रणाली जो हमारे देश की है उसमें उसको मदद करती है। इसके अलावे इसका बहुउद्देशीय उपयोग भी है, इसलिए इसे बहुउद्देशीय प्रणाली भी कहा जाता है। जैसे दूर संचार में तो उपयोग है ही, इसके अलावा मौसम की जानकारी, आंकड़ों के संप्रेषण, दूरदर्शन के राष्ट्रव्यापी प्रसारण, आकाशवाणी, दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने में, इन सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा दूर संचार के क्षेत्र में, मौसम संबंधित जानकारी के क्षेत्र में, आंकड़ों के संप्रेषण में, दूरदर्शन में, आकाशवाणी के संचालन में किस उपग्रह प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा हो जाएगा इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन का संयुक्त उद्यम है। यानी ये जो इनसैट प्रणाली हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो इनसैट प्रणाली है वह भारतीय अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, मौसम विभाग, आकाशवाणी और दूरदर्शन विभाग का संयुक्त उद्यम है, क्योंकि ये हर किसी के लिए उपयोगी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र की जानकारियों के लिए अंतरिक्ष विभाग से लिंक है इसका, दूर संचार से संबंधित चीज़ें, चाहे वो टेलीफोन हो या हमारा मोबाइल हो, इन सब के लिए इनसैट प्रणाली जरूरी है। इससे दूर संचार विभाग का भी एक उद्यम है। यह मौसम संबंधित जानकारियां प्रदान करती है, इसीलिए भारतीय मौसम विभाग से भी इसका टाई अप है। इसी प्रकार रेडियो यानी आकाशवाणी और दूरदर्शन टीवी, इन सब के लिए भी यह इनसैट प्रणाली उपयोग है, इसीलिए कहा गया यह सबका संयुक्त उद्यम है। आप याद रखेंगे किन किन क्षेत्रों में उपयोगी है इनसैट प्रणाली, इसे बिल्कुल याद रखना चाहिए, इससे प्रश्न बनते हैं। इनसैट कार्यक्रम, जो हमारा इनसैट कार्यक्रम है, इसको अच्छे से इसका व्यवस्था करना और संचालन करने की जिम्मेदारी हमारे अंतरिक्ष विभाग की है। अंतरिक्ष विभाग बेसिकली मेन है, इसीलिए उसी पे ये सारा दारोमदार है कि इसका सफल संचालन हो, ये सारी जिम्मेदारी इसी पे दी गई है। इनसैट श्रृंखला के उपग्रहों की सहायता से ही दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर विश्वविद्यालय स्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। हम लोग देखते हैं चाहे इग्नू हो, इग्नू हम आप लोग सभी परिचित हैं, इग्नू में जो कक्षाएं चलती हैं उसमें दूरदर्शन पर प्रसारित की जाती है। ये सारी जो कक्षाएं चल रही है दूरदर्शन पर जिस नेटवर्क के माध्यम से, उसको मदद कहाँ से मिल रही है, यही इनसैट प्रणाली से। विश्वविद्यालय संबंधी किसी शैक्षणिक कार्यक्रम का जो प्रसारण किया जाता है, वो सारे कार्यक्रमों के लिए मददगार कौन है, हमारा इनसैट प्रणाली। दूसरा जो इसरो का सिस्टम है, दूसरी जो उसकी प्रणाली है, जिसको कहते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, IRSS दूसरा है, पहला है इनसैट, दूसरा है IRSS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय दूर संवेदन उपग्रह। इसमें इसके माध्यम से भी बहुत सारे उपग्रह छोड़े जाते हैं और इन उपग्रहों का जो मुख्य काम है रिसोर्सेज का पता करना, संसाधनों की जानकारी करना, भारतीय सीमाओं की निगरानी करना। भारतीय सीमाओं का यह निगरानी करता है IRSS सिस्टम, और दूसरी करती है क्या, संसाधनों का पता लगाती है, कहाँ कहाँ पे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। तो अब हम लोग देखते हैं दो हमारा लॉन्च व्हीकल सिस्टम है इसरो का, उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे PSLV, शॉर्ट में से PSLV कहा जाता है। और PSLV को फुल फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है PSLV का क्या तात्पर्य है, तो पोलर सैटेलाइट सिस्टम, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा ऐसे अगर हिंदी में पूछा जाए, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी पोलर सैटेलाइट
लंच व्हीकल को ही शॉर्ट में PSLV बोला जाता है। अब PSLV के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, किस प्रकार का लंच व्हीकल है। तो यह 4 चरण होते हैं, चैम्बर इसमें 4 हैं। PSLV में टोटल कितने चैम्बर हैं? 4। ये भी आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा, PSLV में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो 4। यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसका जो पहला चैम्बर है और तीसरा चैम्बर, यानी प्रथम चरण और तीसरे चरण में ठोस प्रणोदक यानी जो ईंधन लगता है, हर मशीन को चलाने के लिए उसमें ईंधन दिया जाता है, जैसे मोटरसाइकिल कार के लिए पेट्रोल डीजल कुछ भी लगता है। उसी प्रकार जो हमारा लंच व्हीकल है, सैटेलाइट लंच व्हीकल, उनको भी चलाने के लिए वहाँ पे ईंधन की आवश्यकता होती है। उसी ईंधन को प्रणोदक कहा जाता है अंतरिक्ष की भाषा में। और इसमें ठोस प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से चैम्बर में? फर्स्ट और थर्ड में। जबकि द्वितीय और चतुर्थ जो चैम्बर है वहाँ पर द्रव प्रणोदक यानी द्रव ईंधन का, लिक्विड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अब देखा जाए अगर PSLV की ऊंचाई, इसका वजन, तो उसको भी बारे में देख लेते हैं। यह 44 मीटर ऊंचा और 283 टन वजन का होता है और यह पूर्णतः स्वदेशी है। पूर्णतः भारत में निर्मित है या स्वदेशी है। अब इससे करते क्या है, किस प्रकार के उपग्रह को प्रक्षेपित करते हैं? तो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRSS दूर संवेदी उपग्रहों को इसके माध्यम से भेजा जाता है। आपसे ये भी पूछा जाएगा IRSS वाले उपग्रहों को यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को किस व्हीकल से लॉन्च किया जाता है? तो वो PSLV। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा IRSS यानी दूर संवेदी उपग्रहों को किस यान से प्रक्षेपित किया जाता है? वो यान हमारा है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV। अब देखा जाए जिसका कैपेसिटी क्या होता है, इसमें 1200 kg तक के उपग्रह को 900 किलोमीटर की ध्रुवीय सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित किया जाता है, यानी भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया जा सकता है 900 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और जो कुल वजन 1200 किलोमीटर तक। हालांकि इसका कैपेसिटी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन इसका कैपेसिटी बढ़ भी रहा है, लेकिन एक सामान्यता है 1200 kg तक के उपग्रह को यह ले जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण हमारा व्हीकल है, लंच व्हीकल प्रक्षेपण यान, वो हमारा भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान। भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको शॉर्ट में हम लोग GSLV कहते हैं। GSLV। तो GSLV के बारे में जान लें। यह क्या है? एक भूतुल्यकालिक प्रक्षेपण यान है। इसमें इनसेट श्रृंखला के सभी उपग्रहों को, इसमें किस प्रकार के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है? इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो हमारा है उसे ही, यानी जो हमारा संचार वाला सैटेलाइट है उसे GSLV से प्रक्षेपित किया जाता है। और इसे कितनी दूरी पर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाता है, जहां पर क्या पाया जाता है? भू स्थिर कक्षा, भू समकालिक कक्षा पाई जाती है, वहीं पे इसे स्थापित कर दिया जाता है GSLV के माध्यम से। यह 3 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। हम लोग PSLV को देख रहे थे अभी, PSLV कितने चरण का था? तो 4 चरण का था। यहाँ पे 3 चरण है, जिसका वजन और ऊंचाई हम लोग देखते हैं अब। जिसका वजन 5401 टन है और इसकी ऊंचाई 49.1 मीटर है। 49.1 मीटर और इसका जो वजन है 5401 टन है। इस प्रक्षेपण यान का जो पहला चरण है, यानी पहला जो इसका लेयर है उसमें ठोस, दूसरा में द्रव और तीसरा में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें जो 3 चेम्बर हैं, जैसे हम लोग PSLV में बात किए कि पहला और तीसरा में ठोस, दूसरा और चौथा में लिक्विड प्रणोदक का प्रयोग किया जाता है, यानी ईंधन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं पहला में ठोस, पहला चेम्बर में ठोस प्रणोदक, दूसरा चरण में द्रव प्रणोदक और तीसरा जो चेम्बर है वहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन। ये नई चीज़ है, हम लोग अगले क्लास में क्रायोजेनिक इंजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो क्रायोजेनिक इंजन एक नई ईंधन प्रणाली है
जो कि बहुत सॉफ्टिकेटेड होती है, बहुत किफ़ायती होती है। इसके साथ ही इनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो भारत ने क्रायोजेनिक इंजन का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। हम लोग को अगले क्लासेस में क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हर चीज़ जानेंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, भारत के किस प्रक्षेपण यान में क्रायोजेनिक ईंधन, सॉरी यहाँ इंजन लिखा गया, आपको ईंधन इसको पढ़ना है, ये इंजन नहीं होगा, यहाँ पे ईंधन होगा। आपसे ये पूछा सकता है, भारत के किस प्रक्षेपण यान में क्रायोजेनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा GSLV में। तो अभी हम लोग आज देख रहे थे भारतीय उपग्रह कार्यक्रमों के बारे में, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के बारे में, और इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते थे उसे हम लोगों ने देखा। अगले क्लास में हम लोग क्रायोजेनिक इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस कर लिया, और हमारा टारगेट है KBS मदान जो फर्स्ट पेपर की सबसे बेस्ट बुक है, उसी को हम लोग फोकस करके, उसी को टारगेट बना के उसे अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ये जो बचे हुए समय हमारे पास 40 दिन, और के फर्स्ट पेपर में 40 के आसपास स्कोर लाना है, ये टारगेट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। आपका दिन